हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसमें क्वेश्चन 1, खास करके ये एक सजेशन है, जब भी आप लोग ये वीडियो देखो तब अपनी जो टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक को आपको खोल के रखना है और उसके अंदर एक्सरसाइज 3.2 जो है वहां पर आपको वो पेज पे चले जाना है। पेज नंबर 49 होगा। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पहली बात बताइए, फ्रॉम द लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले आपको क्या करना है, दो लीनियर इक्वेशन जो है नीचे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, वो वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर से आपको सबसे पहले दो लीनियर इक्वेशंस आपको फाइंड करना है एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकल। फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देख सकते हो, सबसे पहले फॉर्म द लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है और वो लीनियर इक्वेशन बना के आपको क्या करना है, उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बताया था, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप लोगों को कंपलसरी ध्यान से जो भी वर्ड प्रॉब्लम है उसको 2 बार 3 बार, जब तक आपको समझ में ना आए तब तक कंपलसरी पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? जब तक आपको नहीं समझ आया तब तक उसमें से हमें जो लीनियर इक्वेशन बनाने हैं, कि यहाँ इस चैप्टर के अंदर हम लोग कंपलसरी 2 लीनियर इक्वेशन बनाना ही बनाना है। तो वो लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए कंपलसरी आपको वो चीज को स्टडी करना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन 1 एकदम शांति से स्टडी करिएगा। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz। वो स्टेटमेंट क्या लिखता हूं मैं, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a quiz। स्टूडेंट्स आगे मैं स्टडी करता हूं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो दोस्तों यहां पर स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स में 2 टाइप के स्टूडेंट्स आएंगे, एक गर्ल स्टूडेंट्स आएंगे, दूसरा जो है वो बॉय स्टूडेंट्स आएंगे। तो यहां पर सबसे पहले मुझे 2 वेरिएबल लेना पड़ेगा। सो यहां पर लेट मी टेक the number of girl student is equal to x and the number of boy students is y। सबसे पहले यहां पर मुझे कंपलसरी 2 वेरिएबल्स तो गेस करने ही करना है, पर ये याद रहे कि कौन सा वैल्यूज को, मींस कौन सी चीज के लिए हम वेरिएबल गेस करने वाले हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स की बात की है दोस्तों। स्टूडेंट्स 2 टाइप के होते हैं, एक बॉय स्टूडेंट्स है, दूसरा गर्ल स्टूडेंट्स है। जब दोनों को मिलाते हैं, पहला जो यहाँ इक्वेशन बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ जो एक स्टेटमेंट दिया है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a quiz। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 मतलब क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स मिलके पार्टिसिपेट करते हैं एक क्विज कंपटीशन के अंदर। तो दोस्तों यहाँ इसके ऊपर से आप इक्वेशन समझ जाते हो कि नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इज x, नंबर ऑफ बॉय स्टूडेंट्स इज y, देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू 10। क्योंकि दोनों को मिला के कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए, 10 स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इज x, टोटल नंबर ऑफ बॉय स्टूडेंट्स इज y, देयरफॉर यहाँ हम लोग लिख सकते हैं x प्लस y इज इक्वल टू 10। दोस्तों आगे ये एक इक्वेशन मिल जाने के बाद
दूसरे इक्वेशन के लिए सबसे पहले सेट जो यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स is 4 more than number of boys। चलिए फिर से स्टडी करो, यही स्टेटमेंट को बार बार स्टडी करो। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than number of boys, इसका ट्रांसलेट करके हम हमारी लैंग्वेज में समझे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने बॉयज है उसमें 4 ऐड करो, उतनी कौन होती है? गर्ल्स। देखो यह स्टेटमेंट लिख सकते हैं, गर्ल्स इज इक्वल टू बॉयज प्लस 4। दोस्तों यहाँ इक्वेशन बनाना है, मतलब यहाँ इक्वल टू की साइन का इस्तेमाल हमें कंपलसरी करना है। गर्ल स्टूडेंट्स वो बॉय स्टूडेंट्स के 4 ऐड करते हैं, बॉय स्टूडेंट्स में 4 ऐड करते हैं, उतनी गर्ल स्टूडेंट्स होती है। मतलब यहाँ गर्ल्स मोर है। कौन मोर है? गर्ल्स। तो गर्ल्स मोर है, इसीलिए गर्ल्स और बॉयज के नंबर्स को सेम करने के लिए गर्ल्स इज इक्वल टू बॉयज प्लस 4 करेंगे। अब हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? x। टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? y प्लस 4। यहां पर बॉयज की वैल्यू जो हम लोगों ने एज अ वेरिएबल लिया था वो ले लिया, गर्ल्स की वैरिएबल जो गैस किया था वो ले लिया, और 4 जो है प्लस के साथ जुड़ा हुआ उसको एज इट इज रखा। अब हम y को इस साइड ले आएंगे, सो x माइनस y इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स यहां पर हुआ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो दोस्तों सबसे पहले तो क्या बताया था हमें? फॉर्म द लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन को हम लोगों ने बना लिए। फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब मुझे उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, और वो भी कौन सी मेथड से? ग्राफिकली। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से पहले सबसे पहले आप क्या करोगे? तो सबसे पहले यहाँ x जो है उसका कोएफिशिएंट लिख लो, ऐसा a1 इज इक्वल टू 1, y का कोएफिशिएंट b1, यहां पर a1 b1 c1 रिस्पेक्टिवली x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है वो यहां पर लिखेंगे। सबसे पहले b1 इज इक्वल टू 1 और c1 इज इक्वल टू 10। दोस्तों उसी तरीके से आपको इक्वेशन नंबर 2 के जो भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स है, जो टर्म्स के कोएफिशिएंट्स है, वो आपको लिखने हैं। a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू -1, c2 इज इक्वल टू 4। देख सकते हो x का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, b2 मतलब y का कोएफिशिएंट यहाँ माइनस की साइन के साथ जुड़ा है इसलिए -1, और c2 मतलब कि जो कांस्टेंट टर्म है वो। अब सबसे पहले आपको उसका रेशियो फाइंड कर लेना है a1 a2 का। सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, बॉक्स बना के उसको ऐसे ही रख लो। अभी b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1 इज इक्वल टू -1, ये मिला। c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 10 अपॉन 4, कटिशन करो, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 2 कट, दैट मींस 5 अपॉन 2। तो आप देख सकते हो यहाँ a1 a2 b1 b2 c1 c2 के जो भी रेशियोज है वो रेशियोज यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, जो है 1 अपॉन 1 मतलब 1 -1, और यहाँ पर c1 अपॉन c2 का रेशियो है 5 अपॉन 2। दोस्तों सबसे पहले तो आपको a1 a2 b1 b2 का जो भी रेशियो है उसको कंपेयर करना है। क्या a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2? क्या इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम हो रहा है? तो यहाँ ऐसा लिख सकते हैं कि दोस्तों a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का जो रेशियो है वो सेम नहीं है। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1।
दोस्तों यदि ऐसा हुआ a1/a2 और b1/b2 का रेशियो सेम नहीं हुआ तो उसका कितना सॉल्यूशन होगा? ओनली वन सॉल्यूशन। एंड द इक्वेशन is called, sorry, equations are called consistent। और ऐसे इक्वेशन को हम लोग कैसे इक्वेशंस कहते हैं? कंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। दोस्तों यहां पर उसका एक सॉल्यूशन मिल पाएगा, इसलिए ग्राफिकली अभी हम लोगों को उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन फाइंड करने से आपको क्या मतलब उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? टेक इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लेंगे जो x + y = 10 है। अब यहाँ पर दोनों में से किसी एक वैल्यू मतलब y की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे कोई भी वैल्यू, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो उसकी जगह सबसे पहले यहाँ x = 10 - y इसमें कन्वर्ट करेंगे। फिर यहां पर एक छोटा सा बॉक्स बना लेंगे। क्यों बॉक्स बनाना है? क्योंकि अभी हम लोग x या तो y दोनों में से किसी एक की वैल्यू प्लेस करते जाएंगे और दूसरी वैल्यू को हम लोग ऑब्टेन करते जाएंगे और वो वैल्यू के ऊपर से मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना आसान हो जाएगा। देयरफॉर यहां x लिख देता हूं, यहां पर y लिख देता हूं। सबसे पहले टेक y = 2। दोस्तों यहाँ y की वैल्यू मैंने क्या ली है? 2। Therefore x = 10 - y। y की वैल्यू क्या ली है दोस्तों? 2। So 10 - 2, 10 - 2 = 8। So x = 8। इक्वेशन नंबर 1 उसके अंदर जब y की वैल्यू 2 लेते हैं तो x की वैल्यू मुझे दोस्तों यहाँ पर 8 मिलती है। आगे y = मैं 5 ले रहा हूँ। Therefore x = 10 - y, 10 - 5 = 5। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरी वैल्यू y 5 ले रहा हूँ। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, पर ध्यान रहे ऐसी वैल्यू लो कि आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। सो ग्राफ के अंदर ये वैल्यूज प्लेस होनी चाहिए, मतलब जो पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ज्योमेट्री की, उसके अंदर ये वैल्यू सेट होनी चाहिए। तो यहाँ y की वैल्यू दोस्तों मैंने 5 ली है, तो x की वैल्यू भी मुझे यहाँ 5 मिलती है। अब यहाँ इक्वेशन 1 के अंदर x और y की डिफरेंस वैल्यूज हम लोगों ने रखते गए, तो इस तरीके से जो दूसरी वैल्यू मिली, वैसे मिनिमम 2 पॉइंट्स फाइंड करना है, क्योंकि 2 पॉइंट्स से मुझे एक लाइन मिल जाएगी। क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है इसलिए एक ही लाइन की जरूरत है। सो अभी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के लिए। सो टेक इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 था x - y = 4। दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके से हम लोगों ने इक्वेशन 1 में y की वैल्यू रखी, उसी तरीके से इक्वेशन 2 के अंदर भी हम लोग y की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। सो सबसे पहले y को यहाँ पर ले जाएंगे। सो x = 4 + y, ये इक्वेशन मिला। नाउ पुट द वैल्यू, पुट y = 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैंने y की वैल्यू 2 रखी। सो 4 + 2 = 6। याद रहे इसके लिए आपको दूसरा बॉक्स बनाना है, क्योंकि दूसरे इक्वेशन के लिए ग्राफ अलग हो जाएगा। यहां पर मैंने y की वैल्यू 2 ली है, तो x की वैल्यू जो है वो 6 मिल रही है। नाउ पुट y = 3। y की वैल्यू मैं 3 ले रहा हूं। सो x = 4 + y। दोस्तों इक्वेशन नंबर 2 ही लेना है हमें। 4 + y की वैल्यू 3 मिली। सो 4 + 3 7, मतलब x की वैल्यू 7 मिली जब y जो है हम लोग 3 रखते हैं। तो y 3 रखने से x की वैल्यू मुझे 7 मिली। अब दोस्तों जैसे ही ये दो बॉक्स मिल जाए, x की 2 वैल्यू, y की 2 वैल्यू इक्वेशन 1 के लिए, x की 2 वैल्यू, y की 2 वैल्यू इक्वेशन 2 के लिए, इतना मिल जाने के बाद
अब अपना ग्राफ ले लो, ग्राफ के अंदर सपोज ये आपका ग्राफ है, तो ग्राफ के अंदर सबसे पहले आपको जो वर्टिकल लाइन है एग्जैक्ट मिडल में ले लो, जिसको हम लोग क्या कहेंगे y एक्सिस, और एग्जैक्ट मिडल में हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, जिसको हम लोग स्टूडेंट्स x एक्सिस कहते हैं। अब x और y जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यूज आपको मालूम होनी चाहिए। x की मैक्सिमम वैल्यू 8 है और y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 है। तो मतलब मुझे x एक्सिस पे 8 तक जाना है और y एक्सिस पे मुझे 5 तक जाना है। सो x एक्सिस पे जहां इंटरसेक्ट करता है उसको ओरिजिन कहते हैं और ओरिजिन की वैल्यू ऑलवेज 0 रहती है। राइट हैंड साइड पॉजिटिव वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। दोस्तों x की वैल्यू मैक्सिमम 8 लेनी है, इसलिए मेरा ग्राफ 8 तक में जा रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव वैल्यूज आएगी, y की वैल्यू मैक्सिमम मुझे 5 लेनी है, सो ऊपर यहां पॉजिटिव वैल्यू आएगी जो मुझे 5 तक ले जाना है उसको, और उसी तरीके से नीचे की साइड माइनस इंटीजर्स आएंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको जो स्टैंडर्ड 9 में भी आप सीख के आए हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले कार्टेशियन जो प्लेन है उसके ऊपर x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करके उसके ऊपर इस तरीके से वैल्यू लिख दो। अभी आपको सबसे पहले इक्वेशन 1 की ग्राफ डिस्प्ले करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले ये दो वैल्यूज मार्क कर दो। अब ये दो वैल्यूज का जो पॉइंट बनेगा उस पॉइंट को आप प्लॉटिंग कर दो। तो जब x की वैल्यू 8 होती है तो y की वैल्यू 2 होगी। x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू 2 है, मतलब कि हमारा जो पॉइंट है वो यहां आएगा। उसमें ही दूसरा जो पॉइंट है उसका x और y जो है वो दोनों सेम है, जो 5 5 है, तो x की वैल्यू भी 5 y की वैल्यू भी 5, तो उसका पॉइंट जब प्लॉटिंग करेंगे तो वो यहां आएगा। दोस्तों आपको दो पॉइंट मिल जाता है, तो दो पॉइंट में से पास होती हुई एक लाइन आराम से आप निकाल सकते हो स्केल की मदद से। ये दोनों जो पॉइंट्स जहां आपने प्लॉटिंग किया है वहां पर इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो। ध्यान रहे आपका ग्राफ तो बड़ा होगा, यहाँ पर जो डिस्प्ले कर रहा है वो परफेक्शन नहीं होगा। आपके ग्राफ के अंदर श्योर ये लाइंस जो है वो इसी तरीके से दिखाई देगी, लेकिन जो यहाँ नंबरिंग दी है उसकी साइज यहाँ आपके ग्राफ में परफेक्ट होगी, मेरे ग्राफ में परफेक्ट नहीं हो सकती, इसलिए आप अपने ग्राफ में करोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब ये जो है एक ग्राफ मेरा बन गया जिसका इक्वेशन था x + y = 10। दोस्तों यहाँ एक इक्वेशन जो पहला इक्वेशन था उसका मैंने यहाँ पर लाइन लिनियर लाइन ड्रॉ कर ली है। बात करते हैं दूसरे लाइंस की। दूसरे लाइन के लिए जो हम लोगों ने अलग बॉक्स बनाया था इक्वेशन 2 के ऊपर से, जब x की वैल्यू 6 होती है तो y की वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ पर ये पॉइंट प्लॉट होगा x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 2। उसी तरीके से दोस्तों x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू 3 है, ये पॉइंट को मैं प्लॉट करता हूँ x की वैल्यू 7 y की वैल्यू 3, तो यहाँ पर ये पॉइंट प्लॉट होगा और ये जो पॉइंट दो मिले उसमें से पास होती हुई दूसरी लाइन आपको पास करनी है। और यहाँ पर आपको जो दूसरा इक्वेशन है x - y = 4, ये आपको यहाँ लिख देना है, क्योंकि ये x - y = 4 का एक लिनियर ग्राफ हो गया। तो इस तरीके से ग्राफ के अंदर एक लाइन दूसरी लाइन, ये दो लाइन मिल चुकी है। दोस्तों ये जहां ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट की जो दो वैल्यू आती है, मतलब यहाँ x और यहाँ y की जो ये पॉइंट के जो दो वैल्यू मिलेगी x और y, वो आपका सॉल्यूशन होगा। मतलब जब आप यहाँ इस पॉइंट से एक लाइन ऐसी पास करोगे जो x एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर हो और ये पॉइंट से ही सेम पॉइंट से दूसरी लाइन पास करोगे जो y एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर हो, तो जो यहाँ x एक्सिस का पॉइंट और y एक्सिस का जो पॉइंट है
वो आपका सॉल्यूशन है। तो यहां पर x जो है वो कितना होगा, हाँ तो दोस्तों यहाँ x जो है वो श्योर है वो 7 तक मिलेगा आपको, और जो y है वो आपको 3 मिलेगा। नहीं सॉरी श्योर है। तो दोस्तों यहाँ x की वैल्यू आपको 7 मिलेगी और y की वैल्यू जो है वो आपको 3 मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग इस लेक्चर को रखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखा x मतलब हम लोगों ने क्या गेस किया था, x की वैल्यू जो थी वो नंबर ऑफ गर्ल्स की वैल्यू थी, तो गर्ल्स की वैल्यू जो है वो 7 मिली, बॉयज की वैल्यू जो y थी y की वैल्यू 3 मिली। अब देख सकते हो जो दूसरा इक्वेशन था जिसके अंदर ऐसा बताया गया था कि जो गर्ल्स है वो बॉयज से 4 जितनी प्लस करो उतना होता है, तो जो बॉयज के अंदर 4 प्लस करो तो 7 हो जाता है, तो यस हो जाता है। तो यहाँ पर जो मुझे यहाँ सॉल्यूशन मिला वो दोनों सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, वो भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, जो वर्ड प्रॉब्लम आपको खुद सॉल्व करना है। यदि कोई क्वेरीज है तो श्योर मुझे कांटेक्ट करिएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन 2 के ऊपर जा रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन 2 काफी आसान है। क्वेश्चन 2 मैं रीड कर रहा हूं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect a point parallel or coincident। मतलब 3 टाइप के हमें सबसे पहले रेशियोज जो है उसके ऊपर से मालूम करना है कि उसका सॉल्यूशन जो है मतलब उसका ग्राफ जो है वो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन है। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशंस के लिए बात करेंगे। फर्स्ट सम 5x वेट 5x minus 4y plus 8 is equal to 0। दूसरा इक्वेशन है 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। दोस्तों यहाँ दो इक्वेशन दिया है, तो इसे एक बार क्वेश्चन को मैं ध्यान से पढ़ रहा हूँ। इक्वेशंस आपको दो दिए हैं जिसमें a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 का रेशियो है वो कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद आपको ये बताना है कि जो यहाँ इसका ग्राफ हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो ग्राफ रिप्रेजेंट करने से वो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा, ये आपको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 में दो इक्वेशन मुझे दिए हैं। दोस्तों यहाँ जो दोनों इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, क्योंकि 1, 2 और 3 टर्म्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, जिसमें कोएफिशिएंट एज x का कोएफिशिएंट 5 है, y का कोएफिशिएंट -4 है और 8 है वो कांस्टेंट टर्म दिख रहा है आपको। इसी तरीके से यहाँ दूसरे इक्वेशन के अंदर x का जो कोएफिशिएंट है वो 7 है, y का कोएफिशिएंट 6 है और कांस्टेंट टर्म जो है वो -9 है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कंपेयर करवा लूंगा। a1 is equal to 5, b1 is equal to -4, c1 is equal to 8। उसी तरीके से a2 is equal to 7। याद रहे a1 x का कोएफिशिएंट इक्वेशन नंबर 1 के
जो भी कोएफिशिएंट है उसको a1 b1 और c1 इस तरीके से हम लोग डिनोटेट करेंगे। यहां पर इक्वेशन 2 के जो भी कोएफिशिएंट है a2 b2 और एज अ c2 हम लोग ले लेते हैं b2 के वैल्यू 6 है और c2 के वैल्यू -9 है। अब क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले a1 अपॉन a2 का रेशियो फाइंड करेंगे। सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 7, बॉक्स बना लीजिए। b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -4 अपॉन 6, कटेशन कर लीजिए। 2 2s are 4, 3 2s are 6, 2 2 कट, दैट मींस -2 अपॉन 3 और c1 अपॉन c2 का रेशियो 8 अपॉन -9 मींस -8 अपॉन 9। तो आप देख सकते हो मैंने तीनों कोएफिशिएंट्स के जो रेशियोस है वो दोस्तों फाइंड कर लिए। अब इसकी कंपैरिजन करते हैं। a1 अपॉन a2 5 अपॉन 7, b1 अपॉन b2 -2 अपॉन 3, c1 अपॉन c2 -8 अपॉन 9। क्या यहां पर आपको दिख रहा है कि ये दोनों सेम है? वैसा नहीं। सो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। दोस्तों a1 अपॉन a2 का रेशियो और b1 अपॉन b2 का रेशियो दोनों इक्वल नहीं है। सो द ग्राफ intersect only in only one point। तो दोस्तों यहां पर हमारा ग्राफ जो है कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? ओनली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। चलो यहां पर एक तो आपको मिल गया कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हुआ, तो ग्राफ जो है वो इंटरसेक्ट करेगा कितने पॉइंट्स में? ओनली एंड ओनली वन पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 2 यहां कंप्लीट हो चुका है। आगे हम लोग दूसरे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 के, उसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी हिंट मैं दे रहा हूं। ये हिंट है जो अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट डाउन करिएगा। आपने ये पहले में तो देख लिया कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो सेम नहीं है, तो उसका ग्राफ जो है वो ओनली एक पॉइंट के अंदर इंटरसेक्ट करेगा। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब क्या? कि जिसका मिनिमम एक सॉल्यूशन मिले, सो उसको हम लोग कंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। यहां पर दूसरा इस तरीके से दिया है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, मतलब कोएफिशिएंट्स का रेशियो दिया है। यदि सभी कोएफिशिएंट्स का रेशियो सेम है तो जो ग्राफ है वो कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, मतलब हमारा ग्राफ जो है वो ओनली एक ही लाइन होगा। और यहां पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हुए। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस को हम लोग कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस भी कह सकते हैं। और तीसरा केस है यदि हमारा जो रेशियो है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, इसमें पहले दोनों सेम है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट c1 अपॉन c2 जो है वो a1 a2 के रेशियो के साथ और b1 b2 के रेशियो के साथ मैच हो रहा नहीं है। तो उस दौरान हम लोग कह सकते हैं सो द ग्राफ इज अ पैरेलल। यहां जो हमारा ग्राफ है वो पैरेलल आएगा और वो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है दोनों इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट कहेंगे। क्यों दोस्तों इनकंसिस्टेंट कहेंगे? क्योंकि जहां पर सॉल्यूशन नहीं आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट। सो दोस्तों आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 उसकी पूरी यहां पर जो नॉलेज है वो आपको दे दी है। अभी आपको होमवर्क खास नोट डाउन करेगा। होमवर्क के अंदर क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.2 ये आपको कंप्लीट करना है। यदि कोई क्वेरीज है तो खास मुझे व्हाट्सएप करिएगा 9737990648 पे आप मुझे व्हाट्सएप दीजिएगा। तो दोस्तों यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। गुड बाय।